ऑटिज्म, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ADHD, ये सब अगर आप जानते हैं, आपके बच्चे में कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो स्टिमिंग एक टर्म है, स्टिमिंग से आप वाकिफ़ होंगे। स्टिमिंग का मतलब होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर क्या होता है कि कहीं भी अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन में कुछ वियर्ड एक्टिविटीज़ आप करना शुरू करते हैं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। अब उदाहरण से समझिए कि आप कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं या कलेक्टर ऑफिस में गए हैं, कलेक्टर से मिलने के लिए गए हैं, सचिवालय में गए हैं, किसी ऑफिसर से मिलना है, कोई काम है आपको, तो पहली बार जा रहे हैं, आप आम आदमी हैं, वो खास आदमी है, आप उससे मिलने जा रहे हैं, मन में कितनी तरह की बातें चल रही हैं कि कैसे उसको ग्रीट करेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, वो ऐसा बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें। और आपको वेटिंग हॉल में बिठाया गया है, हॉस्पिटल में आप गए हैं, डॉक्टर से मिलना है, तो 50 तरह की बातें चल रही हैं। उसमें अपने आप खालीपन जो है उसको भरने के लिए कभी कभार आप क्या करते हैं कि उंगलियां ऐसा फोड़ते हैं, हम उंगली फोड़ते हैं, फिर इधर उधर हम झांकते हैं, फिर ऐसा हाथ करते हैं, हाथ मलते हैं, और जहाँ बैठे हैं वहाँ का सारा डिजाइन, क्या क्या इंटीरियर डिजाइन हुआ है सारा देख लेते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि दांत से नाखून काटते रहते हैं, कुछ सिर खुजाते रहते हैं। ये सारा कुछ स्टिमिंग में आता है, लेकिन ये सेंसरी या बिहेवियरल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी इस एक्टिविटी से ना आप परेशान हैं, ना किसी और को भी परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये किसी तरह के इशू में नहीं है, ये टेम्पररी है, वो सिचुएशन बेस्ड है, सिचुएशन है इसकी वजह से ऐसा हुआ है, रिपीटिटिव नहीं है। तो रिपीटिटिव नहीं है इसलिए ये सेंसरी या बिहेवियरल इशू नहीं है। अब यही चीज़ें बच्चों में आ जाते हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है, टो वॉकिंग तो हालांकि अलग चीज़ हो गया, हैंड फ्लैपिंग हो गया, अपने ये को मारना हुआ, किसी तरह का साउंड से घबराना, इरिटेट होना, कई बार हैंड फ्लैपिंग करते हुए साउंड प्रोड्यूस करना, नॉन एडिबल आइटम्स लेके मुंह में डाल लेना, चबाने लग जाना, कुछ भी मिला तो उसको हाथ में लेके रब करना, सूंघना, कुछ नया चीज़ मिला उसको सूंघने लग जाना। तो ये सारा कुछ किसी में विजुअल से जैसे आई कॉर्नरिंग करना, ऐसा आँख तिरछा करके बच्चे देखते हैं, चीज़ों को नचा के देखना, गाड़ी के पहिए को ऑब्जर्व करते रहना, एक दो बार करा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपीटेटिव वे में कर रहा है, मतलब कि ये इशू है। और उससे चूँकि वो बड़बड़ाएगा कुछ राइम्स वगैरह जो इररेलेवेंट होंगी उस सिचुएशन के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको परेशानी होगी उसके बार बार बोलने से। तो ये वर्बल स्टिमिंग है। कुकर की सीटी, मिक्सर ग्राइंडर, हल्की सी कुछ आवाज़ हुई, बच्चों का रोने का आवाज़ हुआ, वो कान बंद करके भागने लग गया, ये ऑडिटरी स्टिमिंग है। ऐसे हाथ से हर सरफेस को टैप करता है बच्चा, स्विच ऑन ऑफ बार बार करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है, स्पिनिंग वगैरह ऐसा करता है, ये टैक्टाइल स्टिमिंग है। ऑल्फैक्ट्री में होता है कि चीज़ों को ले लेके सूंघते रहता है, सारी चीज़ों को सूंघते रहता है, ऑल्फैक्ट्री स्टिमिंग है। ओरल स्टिमिंग में होता है कि नॉन एडिबल आइटम्स लेके मुंह में डालना, कुछ भी ऐसा कुछ मिलेगा वो चाटने लग जाना, दीवार में लिख करना, कुछ भी, उसको गंदगी का ये एहसास नहीं होगा, गंदा मोजा, जूता, कुछ भी उठा के मुंह में डालने लग जाएगा। ये सारा कुछ स्टिमिंग का इशू है और ऑटिज्म और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में ये कॉमन है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कौन सा स्टिमिंग, ये कौन सा स्टिमिंग, ये कौन सा स्टिमिंग, और उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे में अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो पहले तो सही से डायग्नोसिस हो, सही उसका असेसमेंट होने के बाद उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स जब चलते हैं तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होने लगती है। पहले महीने से आप देखेंगे कि हर जैसे कि हर एक इशू का कुछ कोर्स ड्यूरेशन होता है कि इतने दिन में ये हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। वो केस पे डिपेंड करता है और वेरी भी करता है। तो ये तो हो गई स्टिमिंग की बात। अब इसको मैनेज क्या क्या करके कर सकते हैं ये समझते हैं नेक्स्ट पार्ट। उदाहरण के लिए हम विजुअल स्टिमिंग को लेते हैं। विजुअल स्टिमिंग आखिर क्यों हो रहा बच्चे में, ये अगर समझें ब्रीफ में, तो जब भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में आप जानेंगे तो उसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आपको सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जिसमें कि डिफेंसिवनेस का नेचर आता है, सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जिसमें कि बच्चों में सीकिंग नेचर आता है, एक होता है सेंसरी क्रेविंग। अब सेंसरी क्रेविंग क्या है, आपको मान लिया कि इमली या गोलगप्पे का नाम लें, पानी पूरी का, तो आपके मुंह में पानी, इमली का नाम लेंगे तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, ये क्रेविंग है, फूड के लिए है।
उसी तरह सेंसरी क्रेविंग में क्या होता है कि बच्चा रिपीटेटिव किसी चीज़ को देख रहा है, ऐसा कर ले रहा है, घंटों इसको देख रहा है, फिर भी अनकोऑर्डिनेटेड वो मूवमेंट हो रहा है, वो अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न है मूवमेंट का, तो वो कितना भी देखेगा इससे वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है। इसलिए वो बार बार देख रहा है, फिर भी उससे बोर नहीं हो रहा। हम कितना भी कुछ पसंद हो हमको, रिपीटेटिव वही एक्टिविटी या फिर खाने की बात करें करते रहेंगे तो हम उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन क्या हो कि हमारा ब्रेन वो पैटर्न को याद ही ना रखे, हर रोज़ नया लगेगा, हर रोज़ वो करेंगे। हमारे क्या होता है, कुछ बैड मेमोरीज हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। क्यों? क्योंकि याद हैं, तकलीफ़ देती है। अगर उनको मिटा दिया जाए उतनी मेमोरीज को, एक मूवी हमने देखी थी और उसमें क्या होता है कि एक्टर एक्ट्रेस दोनों मतलब लवर होता है आपस में, और फिर बाद में उन लोग का कुछ अलग अलग होने का होता है, और फिर उन लोग अपनी मेमोरी को इरेज कराने का कुछ प्लान करता है। और फिर वो मूवी का नाम, वो हॉलीवुड की मूवी इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। तो इस मूवी में बड़ा इस तरह का ये दिखाया गया। तो मान लिया कि फ़र्ज़ कीजिए वो तो इमेजिनरी चीज़ें थी, हो सकता है कि आगे वो संभव भी हो, लेकिन वो बैड मेमोरीज को इरेज कर दिया जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरीज इरेज हो जाएं, रोज़ हम भूल जाएं, तो रोज़ वही चीज़ खाने में प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ एक ही काम को करने में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चूंकि वो पैटर्न बनते जा रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें आते जा रही हैं, पैटर्न बनते जा रहा है, हम उससे बोर हो जाएंगे। बच्चों का वही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनमें सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो इसलिए लगातार वो चीज़ें वो कर रहे हैं, उसके लिए क्रेविंग है उनकी। अब इसी को सही से समझ के और अगर हम मैनेज करें तो फिर वो सारे इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं और एक समय के बाद वो सारा इशू चला जाता है। इसी में एक बात और ये करेंगे कि अगर सेंसरी सीकिंग नेचर है, जैसे विजुअल सीकिंग नेचर, बार बार बच्चा आँख तिरछा कर रहा, चीज़ों को नचा के देख रहा, पैटर्न में लगा रहा, पंखे को घूमते देख रहा, हाथ को ऐसा कर करके देख रहा, उंगली को ऐसा ला के, पेन को ला के ऐसा देख रहा, विजुअल सीकिंग नेचर, ठीक है। और विजुअल सीकिंग नेचर में जो स्टिमिंग की हम बात कर रहे थे, ऐसे केस में ये विजुअल सीकिंग नेचर था, तो इसको विजुअल स्टिमुलेशन देंगे। विजुअल स्टिमुलेशन के लिए क्या, डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट विजुअल्स, तो उससे वो धीरे धीरे सेटिस्फाइड होना शुरू होगा। और जितना एक्सपोजर उसको विजुअल जो भी लाइट्स का, सेंसरी लाइट्स वगैरह होती हैं, डार्क रूम में बना के ये करा जाता है, जैसे हमारे यहाँ थेरेपी सेंटर्स में भी होते हैं और घर पे भी आप बना सकते हैं। तो जितना वो विजुअली सेटिस्फाइड होते जाएगा, जिस चीज़ की आपको क्रेविंग है, सिंपल सी बात समझिए, आपको रिपीटेटिव वो मिलने लग जाए, साथ में कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में थेरेपी भी चलती रही है बच्चे की, तो आपको वो मिलने लग जाए तो फिर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। उदाहरण के लिए बार बार समझाते हैं, इससे आप बेहतर समझेंगे। आईफोन का एक क्रेज अभी के समय में सबसे ज़्यादा है, और लग्जरी कारों का, लग्जरी घड़ियों का। तो आप मान लीजिए कि लेटेस्ट आईफोन खरीदते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि अनबॉक्सिंग करते हुए एक छोटा सा वीडियो बना के स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि आपके जो भी देखने वाले हैं वो देखेंगे, आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। आपका इंटेंशन उसके पीछे तक क्या था, मोटिव क्या था? कि अटेंशन सीकिंग नेचर था। अटेंशन सीख करना आप चाह रहे थे, आपको अटेंशन चाहिए था, लोगों ने अटेंशन दिया, आपको अटेंशन मिला, आप सेटिस्फाइड, और आपका वो स्टेटस लगाया हुआ सक्सेसफुल। अगर लोग देख के भी कुछ नहीं कह रहे तो आप अंदर से बेचैन नहीं हो जाए, कुढ़ नहीं जाएंगे, कहेंगे कि सब चिढ़ता है सब मेरे से। ठीक वही बात है कि विजुअल क्रेविंग है, विजुअल सीकिंग नेचर है। आपका अटेंशन सीकिंग नेचर था, अटेंशन मिला, आप खुश। बच्चे को विजुअल सीकर है बच्चा, उसको विजुअल सेटिस्फैक्शन, विजुअल स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, वो कैसे खुश होगा, सेटिस्फाइड कैसे होगा? तो उसको विजुअल स्टिमुलेशन देना है, और विजुअल स्टिमुलेशन देंगे तो वहाँ से धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा, और वो उसकी विजुअल जो ये होती है वो कम होते जाएगी। विजुअल क्रेविंग जो है, विजुअल सीकिंग नेचर जो है, कम होते जाएगा, और एक समय के बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी उसके लिए। तो अब ये बातें इसी तरह से सारे स्टिमिंग के बिहेवियर्स में लागू होती हैं, टेक्टाइल हो, ऑल्फैक्टरी हो, ओरल हो, जो भी हो। तो अब आपको यही समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और आप कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हमने ये सारी बातें बता, नेक्स्ट वीडियो में हर एक अलग पार्ट का एक एपिसोड बना के और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग
चैनल से जुड़े रहें। मुझे ज़्यादा समय मिल नहीं पाता है, लेकिन चैनल पे इतने सारे वीडियोज़ हैं कि आप जो भी हमारे व्यूअर हैं वो देखेंगे तो काफ़ी हद तक उनको मदद मिल जाएगी। और अब रेगुलर रूप से वीडियो आते रहेंगे चैनल पे, इसलिए आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है और रेगुलरली इस पर कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। इससे डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर वही वो जो है सब मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर लोग के चक्कर में फंसेंगे। तो उन सब चीज़ों से बच के सही से केस को समझिएगा। बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ना बहुत आसान है, केस को नहीं समझिएगा, भागते दौड़ते रहिएगा, मेंटर के यहाँ कुछ नहीं होगा। और A4 ऑटिज्म, B4 बकवास और इस तरह के हज़ारों चैनल हैं, उन सब से थोड़ा सा सावधानी से समझ के बच के। अभी बताया तो था, शार्क टैंक इंडिया में एक गया था फंडिंग उठाने के लिए, कोई इंस्टाग्राम का डॉक्टर था, वो एरोमा और क्या नेचुरो और क्या क्या कह के वो डॉक्टर लिख रहा था और वहाँ पे उसको लात पड़ी है, तो उसके बाद भाग के आके नाम वाम चेंज किया है। तो ऐसे ही मेंटर भी है और इस तरह के बहुत सारे हैं, तो उन सब से बच के रहना है। अपने समझना है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आने वाला हर आदमी डॉक्टर नहीं है। आप भी कल को कुछ वीडियो बनाने लगे, आप डॉक्टर नहीं हो जाते हैं। तो केस को जो नहीं समझता है, उसमें पैसा दिख रहा है, संभावनाएं दिख रही हैं, कुछ वो उलझुल बक के और ये कर लेगा, उन सब लोगों से बचना है। अवेयर करना मेरा काम है आपको, बाकी आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए। धन्यवाद।